Hello students, welcome back. Up to today we have completed what is phrase, what is sentence. Today we will take a look for revision sentences and phrases. Okay, so now let's see sentence. As you know, the sentence is a group of words, okay, that gives complete meaning. It also has at least one finite verb. क्या है, देखिए आपके सेंटेंस क्या होता है, जो वाक्य होते हैं, शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं. ओके, लेकिन और क्या होता है, इट ऑल्सो, ये इसमें कम से कम एक फाइनाइट मतलब निश्चित क्रिया भी होती है. किसमें, वाक्य में. एग्जाम्पल, रवि इज ए गुड सिंगर. ठीक है, रवि क्या है, एक बढ़िया गायक है. मिस तुलिका इज आवर क्लास टीचर. इंडिया इज ए बिग कंट्री. द रेड फोर्ट इज ए ग्रैंड मॉन्यूमेंट. सलमान खान इज ए ग्रेट एक्टर. ओके, नाउ कम टू फ्रेज. A phrase is a group of words that makes sense but does not complete meaning. Okay, phrase क्या होता है, वो भी शब्दों का समूह होता है और वो मतलब मेक सेंस मतलब कुछ अर्थ तक अर्थ प्रदान करता है, कुछ हद तक अर्थ प्रदान करता है. तभी यहाँ लिखा है दैट मेक सेंस बट लेकिन डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. लेकिन पूर्ण अर्थ हमें उससे पूरी जानकारी नहीं देती. जैसे इन द मॉर्निंग विथ ग्रेट करेज, ऑल द सेम. इन द मॉर्निंग पता चल रहा है ना, इसमें देखो शब्दों का समूह भी है, ये ग्रुप है वर्ड्स का, इन द मॉर्निंग, और इससे कुछ सेंस भी निकल रहा है. जैसे सुबह, सुबह के समय, विथ ग्रेट करेज है ना, बड़े उत्साह से, ऑल द सेम सभी समान. ठीक है, लेकिन इससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है. तो इस तरह के जो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इन्हें हम फ्रेज की कैटेगरी में रखते हैं. सेंटेंस आपके समझ में आया. आफ्टर दैट फ्रेज, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, जैसे फ्रेज की एग्जांपल देख लीजिए आप. माई फादर गोज आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. अब ये इन द मॉर्निंग आपका फ्रेज है. ठीक है, फिर यहाँ पे विथ ग्रेट करेज पुट अप किया गया है एग्जाम्पल के तहत. फिर इसके बाद आपका इट इज़ ऑल द सेम वेदर यू कॉल मी और नॉट. यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ये मेरे लिए एक बराबर है यदि तुम मुझे बुलाते हो या नहीं. ठीक, ए फ्रेज कैन बी चेंज्ड इनटू ए सेंटेंस बाय एडिंग ए सुटेबल सब्जेक्ट एंड वर्ब टू इट. यह आपका सब्जेक्ट विद वर्ब, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब आपका ऐड हुआ है इधर. ठीक, फिर ईच ऑफ द अबव गिवन फ्रेजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन ए सुटेबल सब्जेक्ट एंड वर्ब इज सप्लाइड टू इट. ईच मतलब इनमें से हर एक क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब उनमें एक उचित सब्जेक्ट और वर्ब हम प्रवाहित मतलब जोड़ते हैं. ठीक है, क्लॉज देखिए, ये आपका हो गया वाक्यांश, वाक्य, वाक्यांश, और ये उपवाक्य, क्लॉज. ए क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स डिफरेंट पार्ट्स इन ए सेंटेंस. ईच पार्ट इज capable enough to give complete meaning because each clause contains a finite verb. A sentence can have more than one clause, such as main clause and a subordinate clause. क्या मतलब है कहने का, कि जो क्लॉज होता है वो शब्दों का समूह होता है, साथ ही साथ क्या होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उस सेंटेंस में क्लॉज के कई पार्ट्स होते हैं. ठीक है, 2 या 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं. और हर पार्ट में, सेंटेंस के हर भाग में क्या होता है, वो अपने आप में एक कैपेबल होता है, समर्थ होता है कि गिव इनफ कंप्लीट मीनिंग, पूरी जानकारी देने में. एक अकेला खंड ही क्लॉज का अपने आप में पूर्ण होता है जानकारी देने के लिए. इससे क्या पता चलता है कि क्लॉज में 2 से 1 या 2 या 3 क्लॉज खंड होते हैं, जिसे हम उपखंड भी कहते हैं.
ठीक है, बिकॉज क्योंकि एवरी क्लॉज कंटेंस, हर क्लॉज में क्या होता है, फाइनाइट निश्चित क्रिया होती है, और एक सेंटेंस कह रहा है उसमें मोर देन है वन क्लॉज, है ना, उसमें इससे एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकता है, दो भी हो सकता है, मतलब उस वाक्य के दो खंड होते हैं, दो खंडों के अलग अलग जानकारी हमें अगर मिले तो पूरी जानकारी उससे हमें मिल सकती है, अगर हम उनको अलग अलग बांटे। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, और उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे रवि सेज दैट ही विल नॉट सिंग, सरिता वेंट होम बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। क्या है कहने का मतलब, इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंसेज, पहले और दूसरे वाक्य में जो है आपका रवि सेज एंड सरिता वेंट होम, रवि सेज सरिता वेंट होम, क्या है कि द मेन क्लॉज है, ये आपका मुख्य उपवाक्य है, आर जॉइंट, और ये दोनों वाक्य जुड़े हैं किसमें, बाय दैट एंड बिकॉज हियर टू द सबऑर्डिनेट क्लॉज ही विल नॉट सिंग, ये आपका ही विल नॉट सिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इसमें शी वॉज नॉट फीलिंग वेल सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। If you remove the word that from the first sentence and because from the second sentence, मतलब पहले और दूसरे वाक्य से अगर हम that और because निकाल देते हैं तो क्या होता है, you will have two different sentences with completely different meaning। अगर हम that और because यहाँ से, जैसा कि मैंने कहा कि उपखंड में उपवाक्य में आपके एक या दो से अधिक पार्ट होते हैं, खंड होते हैं, जैसे यहाँ पे दैट आपने हटाया, बिकॉज हटाया, तो रवि सेज, रवि कहता है, ये अलग हो गया वाक्य। फिर इसमें ही विल नॉट सिंग, है ना, वो नहीं गाना गाएगा। फिर सरिता वेंट होम, सरिता घर गई। फिर इसके बाद शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो दोनों के अलग अलग अपने आप में पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहे हैं ना, इसकी अलग मीनिंग हो गई, इधर से यहाँ से अलग मीनिंग, इधर से अलग मीनिंग। तो you will have two different sentences respectively, okay, with different meanings. Ravi says he will not sing, Sarita went home, she was not feeling well. All these sentences are complete in their own way because each of them has a verb in it, okay। क्यों अपने आप में ये समर्थ हैं, क्योंकि इन दोनों में एक फाइनाइट वर्ब है, दैट इज वाई। ठीक है, तो आप सेंटेंस, है ना, कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद कुछ फ्रेज, फिर इसके बाद कुछ आप क्लॉज लिखेंगे विथ मेन और क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ, ओके।